किस इन सब कचरे को केकर डस्टबिन में फेंक दो। संग्राम जी भी हैरान थे। जय, आकाश, आदित्य भी हैरानी से नियति को देख रहे थे। जय ने तो सुमन को पहचान लिया था, पर वो नाइट क्वीन है जानकर उसकी प्यार की कचुम्बर बन रहा था। नियति उन्हें और कितनी सरप्राइज देने वाली थी। उसकी और कितनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है पता नहीं। रूही और नेहा तो गुस्से और जलन से नियति को देख रहे थे। तभी सुमन मुंह बिगाड़ते हुए रजत जी को घूरते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, अच्छा है, अभी के अभी आपने बेटे का हाथ तोड़ो या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं। अब आगे। सुमन की बात सुनकर रजत जी डरते हुए बोले, नहीं नहीं नाइट क्वीन, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखों में तकलीफ लिए अक्षय को देखा। अक्षय उनका इकलौता बेटा था, वो उस पर थोड़ा चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पर इस वक्त ये करना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने सोच लिया था वो कैसे भी करके अपने बेटे की हाथ को ठीक कर देंगे। ऐसे भी अगर एक हाथ टूट गया तो वापस ठीक हो सकता है, पर क्या होगा अगर मिस शेखावत या नाइट क्वीन ने उनके बेटे को ही मार दिया तो? ये आप क्या कह रहे हो? अक्षय हमारा इकलौता बेटा है, आप कैसे उसके हाथ को तोड़ने की बात कर सकते हो? फिर वो बाकी सबको शेखावत फैमिली में विपुल जी और सीखा जी को देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत, अपनी बेटी से कहिए वो मेरे बेटे को माफ कर दे, वरना मेरे पति सच में मेरे बेटे की हाथ को तोड़ देंगे, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। विपुल जी और सीखा जी ने रूपाली जी को देखा पर कुछ नहीं बोले। वो जानते थे नियति उनकी बात तो कभी नहीं सुनेगी। अगर वो मर रहे होंगे तो भी वो उनके मुंह में पानी नहीं देगी, तो वो उनकी बात क्या सुनेगी। ऊपर से अक्षय ने जबरदस्ती उनकी बेटी को छूने की कोशिश किया था। तुम चुप करो, इतना कहकर रजत जी ने अपने बेटे को देखा जो दर्द में तड़प रहा था और उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिस वजह से वहां क्रैक की साउंड सुनाई दिया। अक्षय की भी एक जोरदार चीख उस गार्डन में गूंज गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डैड सच में उसके हाथ को तोड़ देंगे। दर्द इतना ज्यादा था कि वो बेहोश हो गया। रूपाली जी भी रोते हुए चीखने लगी। उन्हें अपने बेटे की हालत देखकर बेहद रोना आ रहा था। रजत जी ने नियति और सुमन की तरफ देखा और बोले, मिस शेखावत, मिस नाइट क्वीन, क्या मैं अपने इस नालायक बेटे को ले जा सकता हूँ? मैं जरूर उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा बाद में, और उसे प्रॉपर बिहेव करना सिखाऊंगा। नियति ने कंधे उचका दिया जैसे उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सुमन बोली, ठीक है, ले जाओ अपने बेटे को। वहीं रूही, नेहा और उसके सारे दोस्त तो कांप रहे थे। क्या नियति सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है? वो सब यही सोच रहे थे। वो सब अपने हाथ के छूने से रोक नहीं पा रहे थे। अगर अक्षय के बदले उन्होंने इस लड़की को छुआ होता तो क्या उनकी भी अक्षय जैसी हालत होती? नियति वहां से चली गई, सुमन भी उसके साथ चल रही थी। अब जब सो यहाँ सबके सामने आ गई थी तो उसे बैरियर से कूदकर चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत है? वो मेन गेट से आराम से चली जाएगी। रजत जी ने जब नियति और नाइट क्वीन को वहां से जाते हुए देखा तो जल्दी से सुशील और प्रदीप की मदद से अक्षय को लेकर बाहर चले गए। राज को तो नियति और भी इंटरेस्टिंग लग रही थी। प्रदीप के दिल में भी यही ख्याल था, भला इतनी पावरफुल लड़की से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं प्रखर भी तभी नियति के साथ चला गया। जय, आकाश और आदित्य तीनों भी चले गए। जय सुमन के पास चलते हुए बोला, मुझे लगा था तुम सिर्फ रेसर हो, पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी गुंडी हो। उसकी बात सुनकर सुमन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अगर ये लड़का उसकी दोस्त की भाई नहीं होता तो वो जरूर इस लड़के को सबक सिखाती। वहीं जय ने आपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये क्या बोल दिया उसने? वो अपना हाथ हिलाकर बोला, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था आप कितनी बड़ी फाइटर हो, तुम इतनी बड़ी माफिया क्वीन की राइट हैंड हो, ये तो बेहद अच्छी बात है।
लड़कियों को तो स्ट्रोंग होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर और उसे डरते देख सुमन ने मुंह बना लिया और मन ही मन बोली, क्या इन्हें पता है कि उनकी खुद की बहन ही क्वीन ऑफ डेथ है, जिसके गले में ये सांप की तरह लिपटा घूमता है। तब तो इन्हें डर नहीं लगता है। हर जगह नियति के साथ जाना और जिद करना यही इनका काम है। फिर मुझ जैसी छोटी सी लड़की से डर रही है, जबकि डेविल के तो गले पड़े हुए हैं। सुमन ने अपनी मुंह जय की तरफ से फेर लिया। जय को लगा कि सुमन गुस्सा हो गई है। वहीं प्रखर नियति को देखते हुए बोला, मिस नियति, क्या आप हमें छोड़ने बाहर तक आएंगे? क्यों, आप अपने पैर से चल कर आए थे ना, तो वैसे ही चलते हुए चले जाइए। मेरी बहन आपको क्यों बाहर छोड़ने आए? आदित्य किसी प्रोटेक्टिव भाई की तरह नियति के सामने खड़ा हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी मम्मी हमें छोड़ने जाएगी तो? कियान गुस्से से बोला। फिर नियति की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मम्मी, कियान चाहता है आप कियान को छोड़ने चलिए। प्लीज मम्मी। इतना कहकर वो आपने डैड के गोद से लटक कर नियति की गोद में आ गया। ठीक है, नियति गहरी सांस लेकर बोली। तो कियान खुश हो गया और तिरछी स्माइल करते हुए आदित्य को देखने लगा। कियान की आंखों में आंसू का एक कण भी नहीं था। ऑफ कोर्स वो बस नाटक कर रहा था। जय भी सुमन के साथ उसे बाहर छोड़ने चला गया। बाकी सब हैरानी से घर के अंदर चले गए। रूही और नेहा बाकी सब अपने दोस्त के साथ अक्षय के पीछे चले गए थे। सब हॉल में आकर बैठ गए। आज इतना सारा तमाशा हुआ कि वो सब ठीक से इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। माँ, पापा, क्या आपको पता था कि नियति NS इन्वेस्टमेंट कंपनी की ऑनर है? विपुल जी ने विश्वनाथ जी और पार्वती जी की तरफ देखकर पूछा। तो विश्वनाथ जी मना करते हुए बोले, नहीं, मुझे इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, और अगर पता होता तो भी मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताता। और मुझे पता होता तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता कि मेरी पोती ने इतना ज्यादा अचीव किया है कि आज बड़े बड़े लोग भी उसके सामने घुटने टेकते हैं। मुझे तो अपनी बच्ची पर प्राउड फील हो रहा है। वो यहाँ से बाहर उस हॉस्टल में रहकर भी उसने इतना सब कुछ अचीव किया है जो कोई और नहीं कर सकता। और ना ही तुम्हारे बेटे ना तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी कभी मेरी पोती नियति से आगे जा सकती है। पार्वती जी बोली, मैं भी अपनी बच्ची पर बेहद प्राउड फील कर रही हूँ। शंभुनाथ जी भी तारीफ करते हुए बोले, हाँ भाभी, भाई आप सच कह रहे हो। इतने सालों बाद सच में हमारे घर में एक हीरा पैदा हुई है। बिल्कुल हमारे डैड की तरह। डैड भी तो पहले ऐसे ही थे। अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं होता तो डैड आज जिंदा होते तो नियति को देखकर बेहद खुश होते। शंभुनाथ जी इस वक्त किसी लोभ या लाभ की वजह से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से नियति की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि नियति उन्हें अपने डैड की याद दिला रही थी। कौशल्या जी भी बोली, सच में हमारी बेटी टैलेंट की खदान है। वो सच में हीरा है भाई, पर विपुल और बाकी सबने उस हीरा को खो दिया। ब्रिजेश। तभी विपुल जी दुखी होते हुए बोले, मुझे भी बेहद प्राउड है नियति पर, और मुझे ये भी पता है कि नियति हमारी गलतियों को कभी भी माफ नहीं करेगी। पर अब हम माफी मांगने की सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीखा जी अपनी बेटी की इतनी बड़ी आइडेंटिटी जानकर हैरान थी, पर उन्हें पता था ये मुश्किल नहीं है। नियति बचपन में भी बेहद इंटेलिजेंट थी। अमृत और अर्जित भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियति के और भी इतनी बड़ी आइडेंटिटी होगी। आदित्य हंसते हुए बोला, सच में मेरी बहन बेहद ही ज्यादा कुल और टैलेंटेड है। वहीं बाहर प्रखर नियति के पास खड़ा था। कियान को उसने कार के अंदर छोड़ दिया था और नियति की कमर पकड़कर उसकी होंठों को किस कर रहा था। नियति ने जल्दी से प्रखर को धक्का दिया और गुस्से से बोली, लगता है आपको बदतमीजी करने की आदत हो गया है मिस्टर आयजादा। प्रखर उसकी बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मेरी अर्धांगिनी के साथ कुछ भी करने का हक है मुझे जान। इतना कहकर उसने क्विकली नियति की गाल पर किस किया और बोला, अंदर चली जाओ जान, उस घटिया लड़के को मार कर तुम थक गई होगी।
नियति ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। फिर उसके हाथ को आपने गाल से हटाकर वहां से अंदर चली गई। प्रखर भी वहां से कार में बैठकर चला गया। कियान बोला, डैड क्या आप मम्मी की लिपस्टिक को खा गए? जो आपका होंठ इतना पिंक दिख रहा है। प्रखर ने आपने बेटे को घूर कर देखा और आपने होंठों को हैंकी से साफ किया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अक्षय को छोड़कर रूही, नेहा और उनके 5 दोस्त चले गए थे। वहां सिर्फ 3 लड़के राज, प्रदीप और सुशील थे ताकि कुछ मदद कर सके। रूपाली जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उन्हें इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिरकार अक्षय उनका इकलौता बेटा था, पर रजत जी उन्हें गुस्से से डांट कर शांत करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मिस शेखावत का कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं रूही, नेहा और उनकी बाकी दोस्त एक कार में थे। मिताली थोड़ी डरते हुए बोली, क्या ये लड़की नियति सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है? स्वाति बोली, हाँ, देखा नहीं कैसे रजत अंकल भी घुटनों के बल बैठे थे। पर एक आपने से इतने बड़े पिता की उम्र के इंसान को घुटनों पर बैठाना, क्या ये लड़की तुम्हारी बहन नियति थोड़ी ज्यादा अनरिजनेबल नहीं है? रीमा भी बोली। तो रूही रोते हुए बोली, वो ऐसी ही है, वो थोड़ी वायलेंट है, हमेशा मार पीट करती है, पर अब भी वो मेरी बहन है, इसलिए प्लीज तुम सब उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। तभी उनकी कार रुक गई। वो ड्राइवर से पूछते कि कार क्यों रुका। उससे पहले कुछ काले कपड़े और मास्क पहने लोगों ने कार की गेट ओपन किया और सबको कार से बाहर निकाल दिया। ये देखकर सब डर गए। फिर पीछे से रूही और नेहा को भी जबरदस्ती उन लोगों ने निकाल दिया। कौन हो तुम सब? छोड़ो हमें, तुम सबको नहीं पता कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही सब चिल्लाने लगे, पर उसका कोई भी असर उन लोगों पर नहीं पड़ा। उन लोगों ने सबको बेहोश कर दिया और ड्राइवर को गाड़ी के साथ बेहोश छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में वो सब एक जंगल के पास छोटे से घर में उन लड़कियों को ले आए और सबकी मुंह को ढककर उनकी हाथ पैरों को बांध दिया। थोड़ी देर में उन सबके ऊपर ठंडा पानी गिरा, जिस वजह से वो सब होश में आ गए, पर अंधेरों के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। क्षण है, हम छोड़ो हमें, खोलो हमारे हाथ को। होश में आते ही मिताली, स्वाति, पूजा, नेहा, रूही सब चिल्लाने लगे, पर चिल्लाने का कोई भी फायदा न्यूज़ हुआ। अगले ही पल उन्हें दर्द होना शुरू हो गया। उन सबकी गाल पर बार बार कोई थापड़ मार रहा था और हाथ पैर पर भी जैसे कोई किक मार रहा था। वो सब दर्द से चिल्ला रहे थे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी रूही बोली, प्लीज अगर आपको पीड़ा चाहिए तो बोलिए, हम आपको जितना चाहे पैसा दे सकते हैं। पर बस उसकी दोस्तों की और नेहा की चिल्लाने की आवाज के अलावा उसे किसी और की आवाज नहीं आई। जब सब मार खा खा कर बेहोश होने वाले थे, तभी उन सबके कानों में एक धीमी कर्कश आवाज पड़ी, इन सभी कचरे को उठाओ और डस्टबिन में फेंक आओ। रूही को ये आवाज कुछ सुना हुआ सा लगा, पर वो पता नहीं कर पाई कि ये क्यों है। तभी उन सबको महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घसीट कर ले जा रहा है। उन सबके जाने के बाद एक बच्चे की आवाज आई, डैड खेल में मजा नहीं आया क्या? हम और थोड़ी देर उनके साथ नहीं खेल सकते थे? कियान की बात सुनकर प्रखर ने उसे देखा और बोला, नहीं, इतना अभी के लिए काफी है। कियान ने आपने छोटे छोटे हाथों से जो डंडा पकड़ रखा था उसे रख दिया और उन गार्ड को देखा जो अभी उन सबको थापड़ मार रहे थे और बोला, आप सबने अच्छे से उन्हें मारा है उन्हें। वहीं प्रखर के गार्ड्स रूही और नेहा की दोस्तों को जहां से उठाया था, उनके सारे दोस्तों को लेकर वहीं पास में एक कचरे की ढेर में फेंक दिया, जहां हर दिन कचरे की ढेर होता था और सुबह को साफ कर दिया जाता था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले। मैं कदम उठाती तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। कियान की बात सुनकर प्रखर ने उसे देखा और बोला, नहीं, इतना अभी के लिए काफी है।
कियान ने आपने छोटे छोटे हाथों से जो डंडा पकड़ रखा था उसे रख दिया और उन गार्ड को देखा जो अभी उन सबको थापड़ मार रहे थे और बोला, आप सबने अच्छे से उन्हें मारा है उन्हें। वहीं प्रखर के गार्ड्स रूही और नेहा की दोस्तों को जहां से उठाया था, उनके सारे दोस्तों को लेकर वहीं पास में एक कचरे की ढेर में फेंक दिया, जहां हर दिन कचरे की ढेर होता था और सुबह को साफ कर दिया जाता था। अब आगे रूही, नेहा और उनके पांचों दोस्त नीचे गिरते ही उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ गया था, क्योंकि कचरे की स्मेल उनकी अंदर जा रहा था। वो सब बस चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया था। हाथ पैर मुंह सब बंधे होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। कचरे की स्मेल की वजह से उन सब का दम घुट रहा था। रात के 12 बज गए थे पर रूही और नेहा अब तक घर नहीं आए थे, इसलिए घर में सब थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि सब गुस्से में थे और रूही और नेहा को पनिशमेंट देना चाहते थे। पर जब दोनों इतनी देर तक नहीं आए तो सबको लगा कि दोनों जानबूझकर वहां रुक गए हैं और जानबूझकर पनिशमेंट मिलने की डर से घर नहीं आ रहे हैं। इसलिए अमृत ने रूही और नेहा को कॉल किया, पर दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए अमृत ने रूही और नेहा की दोस्तों को कॉल किया, उनका भी फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा था। सिर्फ राज और बाकी दोनों लड़कों ने फोन उठाया, जो अभी भी सिंह फैमिली के पास हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने बताया कि रूही और नेहा बाकी पांचों लड़कियां कब का घर के लिए निकल चुकी है, और इसी वजह से वो सब परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है जो किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। वो सब रूही और नेहा पर गुस्सा थे और उन दोनों को सजा देना चाहते थे, पर अब उन्हें रूही और नेहा के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिरकार थी तो वो दोनों इस घर की ही बेटी, अगर कुछ गलत हुआ तो वो कैसे सब कुछ संभालेंगे। अमृत और अर्जित दोनों रूही, नेहा और उनके दोस्तों को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं सब नीचे ही बैठे हुए थे, कोई नहीं सोया था। बस दादाजी, दादी माँ और नियति और तीनों भाई जाकर रूम में सो गए थे। रूही, नेहा मिले या ना मिले इससे उन्हें क्या मतलब। विपुल जी और सीखा जी सोफे पर बैठे हुए थे, दोनों बेहद परेशान थे। अमृत और अर्जित रूही और नेहा को ढूंढने में लगे थे, पर उनके गार्ड्स अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही रात से सुबह के 4 बज गए थे, तभी अमृत और अर्जित को गार्ड्स को कॉल आया और उन्हें कार मिल गया था। ये सुनकर अमृत और अर्जित दोनों वहां के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दोनों जाकर वहां पहुंच गए। गार्ड उस ड्राइवर के मुंह में पानी मारकर उसे होश में ला रहा था। जैसे ही वो ड्राइवर है में आया, वो चारों ओर देखकर चौंक गया। अमृत और अर्जित जल्दी से उसके पास चले गए। अंकल, रूही, नेहा और उनकी पांचों दोस्त कहाँ है? अब तक तो वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सबकी पेरेंट्स भी कई बार विपुल जी और सीखा जी को फोन कर चुके थे। ड्राइवर हड़बड़ाते हुए बोला, सिर जब हम यहाँ से रूही और नेहा मेम की दोस्तों को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी कुछ गाड़ियों ने हमें रोक लिया। उनमें से कुछ लोग निकले और उन सबने काले कपड़े पहने हुए थे। उन सब के चेहरे पर ब्लैक मास्क था। मैं कुछ करता उससे पहले ही उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया। मैं अब होश में आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, उन लोगों ने शायद मेम और बाकी लड़कियों को आपने साथ ले गए होंगे। ड्राइवर की बात सुनकर अमृत और अर्जित दोनों डर गए। अगर उन सबको कुछ हो गया तो वो घरवालों को क्या जवाब देंगे। उन्हें अपनी बहन रूही के लिए सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उन दोनों को अच्छे से पता था कि रूही कितनी ज्यादा मासूम है और थोड़ी डरपोक भी है। वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। जल्दी ढूंढो मेरी बहन को, अर्जित लगभग गुस्से से चिल्लाया। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। उसकी बहन ने कुछ भी गलती किया हो, वो अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था। गार्ड्स भी जल्दी से रूही और नेहा को ढूंढने के लिए चले गए।
आधे घंटे बाद अमृत और अर्जित जो पागलों की तरह दोनों को ढूंढ रहे थे, गार्ड्स ने उन्हें रूही और नेहा और उनकी दोस्तों की इन्फॉर्मेशन दिया। तो अर्जित और अमृत दोनों जल्दी से चले गए। कार से 200 मीटर आगे ही कचरे के ढेर में लड़कियां पड़े हुए थे और छटपटा रहे थे। गार्ड एक एक करके उन्हें उन बदबूदार कचरे की ढेर से निकाल रहे थे, पर वो सब भी उस घटिया गंदे स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अमृत और अर्जित भी वहां चले गए। दोनों को भी ये स्मेल बर्दाश्त नहीं ही रहा था। वो अपने घर में राजकुमारों की तरह पले बने थे। वो कैसे इस कचरे की ढेर को देख बर्दाश्त कर सकते थे? अर्जित को तो वोमिटिंग करने का मन कर रहा था। अमृत ने गार्ड को जल्दी से लड़कियों को खोलने के लिए बोला। सारे गार्ड्स ने उनकी हाथ, पैर और मुंह को खोल दिया। तो सभी लड़कियां अपनी आंखें खोलकर रोते हुए इधर उधर देखने लगी। सबकी फेस आधा फूला हुआ था और फेस पर जगह जगह चोट के निशान थे। आपने भाई को देखकर रूही और नेहा दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आपने सामने पड़ी गांधी की ढेर को देखकर वो रोने लगी। उस कचरे में खाने की चीजें भी थे, जिस वजह से 3 चींटियां और कुछ कीड़े भी थे जो रात भर उनकी स्किन को काट रहे थे, जिस वजह से उन सबकी हालत और भी खराब हो गई थी। जगह जगह रेड रेड निशान बन गए थे जो बेहद ही ज्यादा भद्दे लग रहे थे। रूही ने जब आपने दोनों भाइयों को सामने देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ भागी। पर अर्जित जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसे हाइजीन फॉलो करना सबसे ज्यादा पसंद था। वो ये गांधी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अमृत ने रूही को गले लगा लिया। उसे बेहद गंदी बदबू आ रहा था, फिर भी वो उसकी बहन, उसकी प्रिंसेस थी। वो और क्या कर सकता था? उसे दूर तो नहीं धकेल सकता था। अमृत और अर्जित उन सबको अपने साथ घर ले गए। अभी रूही और नेहा की 5 दोस्तों की हालत भी बेहद खराब थी। इस हालत में ये उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए कह देना थोड़ा रूड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन सबको भी शेखावत विला चलने के लिए कह दिया। सुबह का वक्त। नियति जल्दी से उठ गई थी और अपनी वर्कआउट करके कुछ मेडिसिन की सैंपल देख रही थी लैपटॉप में। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर नीचे जाने लगी। उसे आज प्रखर की खून और कियान की बाल को टेस्ट करने के लिए लैब में जाना था। प्रखर की आंखें उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो लीड मिली थी। सुनहरी आंखें बिल्कुल कभी कभी बदलकर उसके जैसा हो जाती थी। अब तो प्रखर के लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स आ रही थी। और कियान, जिसने पिछली जिंदगी में इतने छोटे होकर भी अपनी मोम के लिए अपनी जान दे दिया था, कियान को देखते ही उसे ऐसा लगता था कि काश वो उसकी माँ बन जाए, तो फिर वो कियान को हर एक खतरे से प्रोटेक्ट करके रखेगी। उसने अपना सिर झटका और अपनी ट्रांस से बाहर आई जब किसी उसे गले लगा लिया। नियति जानती थी ये जय भाई है। गुड मॉर्निंग लिटिल सिस्टर, जय नियति की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला। तभी आकाश और आदित्य भी आ गए, क्योंकि वो जय के साइड रूम में ही ठहरे हुए थे। 4th फ्लोर में सिर्फ 3 रूम थे। सबसे बड़ा रूम नियति के लिए तैयार किया गया था। बाकी एक रूम जय का था और एक और रूम था जिसे रूही अपनी वार्डरोब बनाना चाहती थी। पर दादी माँ ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी बच्ची की पर्सनल स्पेस में कदम रखे। पूरा 4th फ्लोर सिर्फ नियति की है और जय नियति का बॉन्ड काफी अच्छा था, इसलिए नियति के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए जय 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पर शिफ्ट हो गया था। और नियति ने भी कुछ नहीं कहा और आकाश और आदित्य की भी कल से नियति के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, इसलिए आकाश और आदित्य भी नियति के पास ही रहना चाहते थे। इसलिए दादी माँ ने उन्हें इस फ्लोर की दूसरा रूम रहने को दे दिया। आकाश और आदित्य ने भी नियति को साइड हग किया और उसकी माथे पर किस करके बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नियति को सच में बेहद गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने आज से पहले बड़े भाइयों का इतना प्यार महसूस नहीं किया था।
उसके पास बड़े भाई थे पर वो उनसे हमेशा दूर रहती थी। उनके बुलाने पर भी नहीं जाती थी। वो जैसे इन सालों में उन सब के लिए अदृश्य हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके लिए उसकी फीलिंग्स ज्यादा डेवलप हो। और दूसरी बात, उसे बिल्कुल भी अपना इमोशन शो नहीं करना आता था। चलो नीचे चलते हैं, इतना कहकर तीनों नियति को लेकर नीचे चले गए। जैसे ही तीनों नीचे पहुंचे, सोफे पर बैठे लड़कियों को देखकर जय और आदित्य लगभग डर से चिल्ला पड़े। फिर जब दोनों ने देखा कि ये रूही, नेहा और उनकी पांचों दोस्त है, तो वो दोनों फूट फूट कर हंसने लगे। आकाश भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। वहीं रूही, नेहा और उसके पांचों दोस्त, जिन्हें अभी अभी डॉक्टर आकर ट्रीट करके गए थे, उन दोनों को आमने ऊपर ऐसे हंसते देख लगभग गुस्से से फटने वाले थे। जय और आदित्य ही नहीं, आकरण और कासबी भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। वो दोनों बस सबके सामने अपनी हंसी को कंट्रोल किए बैठे हुए थे। उन्हें हंसते देखकर करण भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसे तो कब का हंसी आ रही थी। बस अपने डैड की घूरती हुई नजर को देखकर वो अपनी हंसी रोक कर बैठा हुआ था। पर अब वो अपनी हंसी को और रोक नहीं पा रहा था। काशवी दिल ही दिल में खुद को ब्लेसड मान रही थी। अच्छा हुआ जो वो इन लोगों के साथ शामिल नहीं हुई, वरना अगर वो भी इन सब के साथ जाती तो इस वक्त वो भी इनकी तरह ही सुअर जैसी बनकर बैठी होती। तभी रूही गुस्से से बेचारी की तरह रोते हुए बोली, जय भाई, आप चारों हंस क्यों रहे हो? वहीं पूजा, जो करण को पसंद करती थी, करण को आपने ऊपर हंसते देखकर उसे बेहद शर्म आ रही थी। बाकी सब का भी यही हाल था, क्योंकि मिताली भी अरिजित को पसंद करती थी। वहीं स्वाति और रीमा बाकी सब की तरह इतने अमीर नहीं थे, इसलिए वो आकाश या आदित्य में से किसी को फंसाकर अमीर फैमिली में आना चाहती थी। तभी जय बोला, तुम सबकी ऐसी हालत किसने किया? तुम सब किसी सुअर जैसी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कचरे की ढेर से निकल कर आए हो तुम लोग। जय की बात सुनकर सब गुस्से में आ गए। उन्हें पता ही नहीं था कि किसने उन्हें किडनैप किया और क्यों मारा और उस बदबूदार कचरे की ढेर में फेंक दिया। तभी रूही और नेहा कुछ डाउट से नियति की तरफ देखने लगी। रूही रोते हुए बोली, नियति, क्या ये सब तुमने हमारे साथ करवाया है? क्योंकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा था तो तुम मुझे ही सजा दे देती, मेरी दोस्तों को इसमें शामिल करने की क्या जरूरत थी? नेहा भी बोली, हाँ, हमारा तो अभी किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। रूही और नेहा की पांचों दोस्त भी नियति की तरफ देखने लगे। ये लड़की चाहे तो आराम से ऐसा कर सकती है। तभी नियति उन्हें भौहें सिकोड़ते हुए लापरवाही में बोली, अगर मैं कदम उठाती तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। मैं तुम लोगों को सीधा मार देती या तुम लोगों की हाथ पैर और जबान काट देती। नहीं तो वैसे भी मेरे जानवर भूखे हैं, मैं तुम सबको उनके आगे फेंक देती। मैं बस तुम लोगों को सिर्फ मार कर नहीं छोड़ती, तुम जैसे कचरों के डिब्बे को टच करके मेरा हाथ सिर्फ गंदा होता। इसलिए ये बेकार सपने देखना बंद करो। नियति की आंखों में उन सब के लिए तिरस्कार और घिन था। जैसे कह रही हो मेरे हाथ में मरने के लिए भी भाग्य चाहिए। वहीं नियति की बात सुनकर उन सब की रूह कांप गई। क्या सच में ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा क्रूएल है? क्या मारना उसके लिए कोई मजेदार खेल है? और क्या उसकी आंखों में घिन है जो वो ऐसे कह रही है जैसे उन्हें मारने से उसकी हाथ गंदे हो जाएंगे? भाई बहन का प्यार, सारिका का प्रखर के लिए गिफ्ट। मैं बस तुम लोगों को सिर्फ मार कर नहीं छोड़ती, तुम जैसे कचरों के डिब्बे को टच करके मेरा हाथ सिर्फ गंदा होता। इसलिए ये बेकार सपने देखना बंद करो। नियति की आंखों में उन सब के लिए तिरस्कार और घिन था। जैसे कह रही हो मेरे हाथ में मरने के लिए भी भाग्य चाहिए। वहीं नियति की बात सुनकर उन सबकी रूह कांप गई। क्या सच में ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा क्रूएल है? क्या मारना उसके लिए कोई मजेदार खेल है? और क्या उसकी आंखों में घिन है
जो वो ऐसे कह रही है जैसे उन्हें मारने से उसकी हाथ गंदे हो जाएंगे। अब आगे। नियति की चेहरे की भाव को देखकर सब हैरान हो गए थे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नियति के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी सोचने पर यह समझ में आता है, नियति जिसके लिए क्वीन ऑफ डेथ की दाहिना हाथ नाइट क्वीन काम करती है, भला नियति के लिए मारने की बात कैजुअली कहना कौन सी बड़ी बात होगी। विपुल जी गुस्से से रूही और नेहा की तरफ देखकर बोले, चुप रहो तुम दोनों, नियति क्यों ये सब करेगी। अमृत भी बोला, हाँ नियति घर पर ही थी, वो कुछ करती तो बाद में करती। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया है इस बारे में। बेहद जल्द पता चल जाएगा कि ये सब किसने और क्यों किया है। आपने डैड और भाई की बात सुनकर रूही और नेहा जो सारा दोष नियति के ऊपर थोपना चाहते थे, दोनों ही चुप हो गए। उन्हें भी इन दिनों में नियति के बारे में इतना तो पता चल गया था कि वो कभी भी पीठ पीछे बार नहीं करेगी। वो तो सबके सामने भी मारने से नहीं कतराती थी। उसने घरवालों को सामने भी तो नेहा को मारा था और उसकी हाथ को लगभग बर्बाद कर दिया था। तो उसे भी नहीं लग रहा था कि नियति पीठ पीछे कुछ करेगी। रूही बस अब यही सोच रही थी कि कौन है वो जिसने उन्हें किडनैप करवाया और मार कर कचरे में फेंक दिया। उस कचरे के डिब्बे में पड़ी अपनी हालत के बारे में सोचकर रूही को अभी भी वो घटिया स्मेल याद आ रही थी, जिस वजह से रूही को लगभग उल्टी करने का मन कर रहा था। तभी झरना जी हंसते हुए नियति को देखकर बोली, नियति बेटा कल हमारी बिहेवियर के लिए हमें माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि रूही ने गलतफहमी की वजह से तुम्हारा नाम लिया होगा। करुणा जी भी बोली, हाँ नियति बेटा, ये सब कुछ बस एक गलतफहमी था। नियति ने उन दोनों को बिना भाव के देखा और ठंडी आवाज में बोली, मुझे तुम लोगों की माफी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फिर से जय आकाश और आदित्य से बात करने लगी। आकाश और आदित्य दोनों ही उसे उनके लिए एक आउटफिट बनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन तीनों को नियति के साथ 15 दिन बाद इंटरनेशनल रेस में जाना था। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए। नियति के पास हमेशा की तरह जय बैठा हुआ था, पर उसकी दूसरी तरफ दादी माँ की जगह आकाश और उसके पास आदित्य दोनों बैठ गए थे। स्टाफ सबको खाना सर्व कर रहे थे, पर जय हमेशा की तरह हर डिश उठाकर नियति की प्लेट में डाल रहा था। आकाश और आदित्य भी कभी कभी नियति को खाना सर्व कर रहे थे। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भाई बहन की प्यार को वो क्लोज से देख रहे हो। आकाश और आदित्य को भी पहली बार ये महसूस हो रहा था कि एक बहन की प्यार से देखभाल करना और ये छोटे छोटे गेस्चर जैसे खाना सर्व करना, फोरहेड पर किस करने से कैसा महसूस होता है। कौसल्या जी, ब्रिजेश जी, संग्राम जी, चंद्रिका जी सब उनकी बॉन्डिंग को देखकर खुश थे। वहीं उन सबकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर अमृत और अर्जित के दिल में एक टीज सी उठी। नियति उनकी छोटी बहन थी, अगर वो भी उसे अच्छे से और प्यार से ट्रीट करते तो क्या नियति उनके साथ भी ऐसे ही प्यार से नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ एक 50 मंजिला बिल्डिंग जिसकी बाहर एक लिमिटेड एडिशन पोस्ट कार आकर रुकी। कार को देखकर गार्ड ने जल्दी से गेट ओपन कर दिया। कार अंदर चली गई। कार से एक लड़की निकली जिसने एक ब्लू और व्हाइट की फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उस लड़की के बाल हवा से लहरा रहे थे। वो सच में बेहद खूबसूरत थी। ये लड़की कोई और नहीं सारिका थी और इस वक्त वो प्रखर से मिलने के लिए रायजादा कॉरपोरेशन में आई थी। वो सीधा अंदर चली गई। रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी, सारिका उसके पास चली गई और अपनी होंठों पर एक मीठी मुस्कान लिए बोली, हाय इतिश्री, क्या प्रखर कंपनी में आ गए हैं। उसकी बात सुनकर रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी, उसने सामने सारिका को देखा तो उसकी होंठों पर भी स्माइल आ गई। अरे सारिका मैम, आप, क्या आपकी शूटिंग खत्म हो गई है? इतिश्री ने भी हंसते हुए पूछा। सारिका रायजादा एंटरटेनमेंट ग्रुप में एक साइन आर्टिस्ट थी।
वो टॉप मॉडल और एक्ट्रेस में आती थी, कहा जाए तो कोई भी और उसकी टक्कर का नहीं था। ऊपर से सारिका रायजादा फैमिली की बेटी थी। फिर भी उसकी डाउन टू अर्थ बिहेवियर और सबके साथ अच्छे से बात करने की तरीके की वजह से कंपनी में भी सब उसे बेहद ज्यादा पसंद करते थे। लगभग सब कंपनी में उसे जानते थे। इतिश्री स्माइल करते हुए बोली, जी मैम, बॉस तो 1 घंटे पहले ही आ गए हैं। सारिका ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद 2 लड़कियां इतिश्री के पास आ गई। एक लड़की बोली, लगता है मैम हर बार की तरह आते ही बॉस से मिलने आई है। दूसरी लड़की हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे तो लगता है जल्दी ही बॉस और मैम शादी कर लेंगे। वैसे भी मैम बॉस से कितना प्यार करती है, मैम बॉस के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी लगती है। इतिश्री हंसते हुए बोली, हाँ लगता तो यही है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। हाँ वो कितनी काइंड हार्टेड और सिंपल भी तो है, वो बॉस के बारे में कितना सोचती है। कभी कभी बीबी की तरह वो उनके लिए टिफिन लेकर आती है। लगता है उन दोनों जरूर प्यार है, जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखा रहे हैं। वैसे भी मैंने सुना है सीईओ सर ने अगर शादी नहीं की होती और इनका बेटा नहीं होता तो कब का सारिका मैम और बॉस की शादी हो चुकी होती। दूसरी लड़की बोली, हाँ वो तो है, जरूर किसी ने बॉस को फंसा लिया था। किसी ने भी कभी उनकी वाइफ को नहीं देखा है। सारिका मैम इतनी अच्छी है इसलिए वो अभी भी बॉस से शादी करना चाहती है, उनके बेटे होते हुए भी। पहली लड़की बोली, कंपनी में किसी को भी सीईओ के केबिन में जाने का हक नहीं था, पर सारिका आराम से जा सकती थी परमिशन लेकर। वैसे भी सारिका रायजादा फैमिली से थी और कंपनी में सबको लगता था कि आज नहीं तो कल सारिका ही उनकी लेडी बॉस बनेगी। वहीं सारिका सीधे ऊपर चली गई। उसने प्रखर की केबिन की डोर नॉक किया तो अंदर से एक गहरी आवाज आई, कॉमन। प्रखर की आवाज सुनकर सारिका की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जल्दी से अंदर चली गई। प्रखर जो फाइल चेक कर रहा था, उसने नजरें उठाकर सामने सारिका को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। सारिका अपनी होंठों पर स्माइल लिए प्रखर के पास चली गई। प्रखर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर सारिका जानती थी ये तो प्रखर का हमेशा का है। वो कभी भी स्माइल ही नहीं करता था। वो प्रखर को हक करना चाहती थी, पर प्रखर की इंडिफरेंस बिहेवियर को देखकर वो कुछ नहीं बोली। ना ही उसने अधीर होकर जबरदस्ती प्रखर को हक किया। कैसे हो आप प्रखर? मैं कल ही आ गई थी और आपसे मिलना चाहती थी, पर कल आप ऑफिस ही नहीं आए थे, इसलिए मैं आज आ गई। प्रखर ने बस सिर हिला दिया। इसका मतलब था कि वो ठीक है। उसका सारिका को ये पूछने का कोई इरादा नहीं था कि वो कैसी है, जिस वजह से सारिका की दिल में एक टीज सी उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी दिल को टुकड़े कर रहा हो। सारिका ने अपने भाव को छुपा लिया और आपने बैग से जल्दी से एक बॉक्स निकाला और टेबल पर रखते हुए बोली, प्रखर ये एक वॉच है जो मैंने आपके लिए लिया था। मैंने ऑलरेडी सबको उनका गिफ्ट दे दिया है, बस आपकी गिफ्ट देना बाकी था। आई होप आपको ये वॉच बेहद पसंद आएगा। सारिका की होंठों पर एक जेंटल स्माइल थी। मुझे किसी भी नॉन ब्रांड का वॉच पसंद नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो। प्रखर ने बस इतना ही कहा और आपने फाइल देखने लगा। प्रखर को ऐसी वॉच वगैरह पसंद नहीं थी, उसके लिए कस्टम मेड वॉच बनता था। नहीं तो वो वॉच जो करोड़ों में ऑक्शन होता था, वो वैसी वॉच को ज्यादा प्रेफर करता था। आज तक सारिका ने पहले भी उसे कितना कुछ गिफ्ट दिया था। या तो वो उन गिफ्ट्स को लेता ही नहीं था, या फिर उसे फेंक देता था, या तो प्रखर का असिस्टेंट तन्मय उसे कहीं चैरिटी में दान कर देता था। प्रखर की मुंह से फिर से अपनी गिफ्ट की रिजेक्ट सुनकर सारिका का दिल फिर से टूट गया। पहले प्रखर कहीं उसकी गिफ्ट लेने से मना ना कर दे, इसलिए वो जब प्रखर घर आता था वो सबके सामने उसे गिफ्ट देती थी। पर प्रखर तो प्रखर था, वो तो घरवालों के सामने भी मना कर देता था। मैंने सुना है आपने अपने लिए लड़की चूज कर लिया है।
और उससे शादी करने जा रहे हैं। क्या आप इसे एक गिफ्ट की तरह नहीं रख सकते हैं? वैसे भी मैं आपको शादी में तो गिफ्ट नहीं दे सकती ना। फिर आपने दिल को समझाकर उसने जल्दी से आपने बैग से टिफिन निकाला और बोली, इसमें कुछ कुकीज है और कुछ पेस्ट्री जो मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसे खा लेना प्लीज, आप मना नहीं कर सकते। एटलीस्ट इतना तो हक है ना मेरा। सारिका फीकी स्माइल करते हुए चिढ़ने की अंदाज में बोली, जैसे वो बचपन में प्रखर के साथ बात करती थी। प्रखर ने सारिका को देखा जो थोड़ी जिद्दी थी, इसलिए वो बिना भाव के बोला, ठीक है वहां रख दो। सारिका उनकी फैमिली मेंबर थी, इसलिए प्रखर कभी सारिका पर ज्यादा हार्श नहीं होता था, वरना उसकी फैमिली वालों को ही अच्छा नहीं लगेगा, भले ही वो आपने फैमिली से दूर रहता था, पर वो हमेशा उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता था। प्रखर की बात सुनकर सारिका खुश हो गई और टिफिन को लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। अगर कुछ और नहीं है तो तुम जा सकती हो, प्रखर ठंडे भाव से बोला। सारिका को लगा था प्रखर उसे थैंक्स कहेगी, पर ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। सारिका थोड़ी दुखी तो हुई पर कुछ नहीं बोली, ये सोचकर कि प्रखर तो हमेशा से ही ऐसा ही ठंडा बिहेव करता था। अगर उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना है और प्रखर की दिल में फीलिंग्स जगाना है तो उसे एक एक स्टेप लेना होगा। वो अभी से ज्यादा तो नहीं सोच सकती है। वो वहां से प्रखर को निहारते हुए बोली, नहीं मैं बस ये वॉच और स्नैक्स देने आती थी। मुझे अभी घर जाकर बड़ी मोम और मोम के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। सारिका एक छोटी एक्साइटेड लड़की की तरह बोलकर वहां से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप जिसे प्यार करो वो सामने हो पर आप उसे छू भी ना पाओ तो कितना दर्द होता है, ये बात सारिका सालों से महसूस कर रही थी। उसके जाने के बाद एक लड़का नॉक करके अंदर आया। उसे देखते ही प्रखर बिना भाव के आपने फाइल में देखते हुए बोला, इन सभी चीजों को डस्टबिन में फेंक दो। ये लड़का प्रखर का असिस्टेंट तन्मय था। उसने टेबल से वॉच बॉक्स को उठाया जिसे सारिका ने वापस नहीं लिया था, और कॉफी टेबल से टिफिन को उठाया और लेकर बाहर चला गया। वैसे भी ऐसा उसने कई बार किया था, उसे इन सब की एक्सपीरियंस था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले।